एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। 140 छात्र कुल हैं, औसत अंक 90 है। इसका मतलब हर लड़के को 90 अंक मिला है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 हैं तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक क्या है? देखो, इसमें दिमाग लगाया जाए। सबका औसत अंक 90 है और जो पास हो जा रहा है उसका औसत अंक 120 है। कितना बढ़ा? 30। ठीक। तो अब जो है 140 छात्रों का कुल अंक हम निकाल सकते हैं और तब क्या होगा? x छात्र पास हैं और 140 माइनस x छात्र फेल हैं। तो फेल पास सबके औसत अंक अब किए जाएं। संख्या उनकी मालूम है। अच्छा हाँ, संख्या तो मालूम है। उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 हैं तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मिल जाएगी हमको कि नहीं? चलिए लिखा जाए पहले। कुल छात्र बराबर 140। ठीक। औसत बराबर 90। ठीक। उत्तीर्ण औसत बराबर 120। अनुत्तीर्ण संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर 90। इसलिए उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण 90 हैं तो उत्तीर्ण क्या हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। 90 50 40 50। सब डाटा हो गया। तो पहले कुल प्राप्तांक निकाला जाए। कुल प्राप्तांक बराबर 140 गुणे 90। तो 14 नवैया 126, 126 और डबल जीरो। अरे भाई 14 नवैया 126, दोनों जीरो, 12,600। ठीक। अब उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? उत्तीर्ण औसत 120 है। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? अनुत्तीर्ण 90 हैं तो उत्तीर्ण 50 हैं। तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक बराबर क्या हो जाएंगे? 50 गुणे कितना है? 120। 120 तो 12 पंचे 60, डबल जीरो, 6000। ठीक। इसलिए अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक बराबर 12,600 माइनस 6,000। तो 12,000 में से 6,000 निकल गया तो 6,000 हुआ, तो 6,600। ठीक।
अब इनकी संख्या क्या है? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 90। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 90। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक तो 6600 बटे कितनी संख्या इनकी? 90। 90, 10 कट गया। 9 7 63 है ये 66। तो 3 बचा, 30 हुआ, 9 तिरिक 27, फिर 3 हुआ, 3 के बगल 0, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, तो बराबर हो गया 73.33। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक बार सवाल फिर समझ लो। 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 हैं। 140 में फेल पास दोनों हैं, तो 140 छात्रों का कुल अंक हम निकाल सकते हैं, और वो आ गया कितना? ये 12,600। फिर उसने कहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। ठीक, 50 पास हुए और 90 फेल हुए, तो कुल प्राप्तांक 12,600 आ गया। अब उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक, उत्तीर्ण छात्रों के औसत दिए गए हैं, 50 × 120 बराबर 6000। तो अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, भाई कुल अंक 12,600 हैं फेल पास दोनों के, और उत्तीर्ण छात्रों के निकल रहे हैं 6000। तो अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक 12,600 में से 6000 घटा दें तो 6,600 हुआ कि नहीं हुआ? तो अनुत्तीर्ण छात्रों के अंक हमको कुल मिल गए। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? 90, ये बाद में दिया है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 6,600 बटे 90। सरल कर दिया, 73.33 आया। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 कक्षाओं यम और यन के औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं। प्राप्त समग्र औसत अंक 30 हैं। कक्षा यम और यन के छात्रों का अनुपात बताओ। फिर यहां मामला फंसा इसे। यम के औसत अंक 25 और यन के 40, और सबका निकाला जाता है तो हो जाता है 30। इसका मतलब 25 से 5 बढ़ा 30, और 40 से 10 घटा तो 30। इसका मतलब एक घटता है तो 2 बढ़ते हैं। एक जो है घटने वाला अंक वाला है छात्र, तो वो 10 नंबर दे रहा है, और जो बढ़ने वाले हैं उनको 5 चाहिए, तो 2 हो गए। तो यम के छात्र अनुपाते यन के छात्र, ये बना 2:1। ठीक, तो ये तो उत्तर आ गया भाई। ये पूछा है कक्षा यम और यन के छात्रों का अनुपात, तो यम बटे यन बराबर 2/1, या यम अनुपाते यन बराबर 2:1। अब कैसे आया फिर से समझ लो। यम और यन, ठीक, 2 कक्षाएं हैं।
इनके औसत प्राप्तांक 25 और 40 हैं। इसका मतलब यम का एक लड़का वो 25 अंक पाता है और यन का एक लड़का 40 अंक पाता है। 25 और 40, एक लड़का 25, एक 40। और प्राप्त समग्र औसत अर्थात दोनों कक्षाओं का इकट्ठा औसत निकाला जाता है 30 होता है। अब 30 के बारे में देखो, 25 से बढ़कर 30 हुआ और 40 से घटकर 30 हुआ। तो 40 से घटकर 30 हुआ, 10 घटा, और 25 से 30 हुआ तो 5 बढ़ा, तो एक घटेगा तो 2 बढ़ने वाले होने चाहिए लेने के लिए, वो 10 देगा, 5 5 2 लोग लेंगे। तो इसका मतलब यम के 2 लड़के हों और यन के 1 लड़के हों, 2:1 या यम बटे यन बराबर, ठीक, 2/1, यम अनुपात यन बराबर 2:1। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,000 रुपये है। औसत मासिक वेतन सभी कर्मचारियों का, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है। पुरुष और महिला दोनों कर्मचारी हैं, और महिला कर्मचारियों का 8,000। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है, उनकी संख्या का अनुपात कितना है। एक बात ये जान लीजिए कि सबका औसत तो 12,000 है, फिर पुरुष का अकेले अगर देखा जाए 15,000, 3,000 बढ़ा, और यहाँ क्या हुआ, महिला कर्मचारी का 8,000, तो 12 से घट के 8,000 अर्थात 4,000 इसका घटता है, और एक पुरुष जो है वो 3,000 ज़्यादा लेता है। तो क्या करें, 2 महिला कर्मचारी हों तो 4 दूनाई 8,000, और 3 महिला कर्मचारी हों तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12,000, और एक पुरुष कर्मचारी 3,000 ज़्यादा लेता है तो 3 चौक 12। इसका मतलब 3 महिला कर्मचारी आ जाए तो 12,000 वो उनमें से निकल जाएगा, और 3 लेने वाले 3 चौक 12, 4 कर्मचारी, तो इसका मतलब पुरुष अनुपाते महिला बराबर 4:3। अब इसमें क्या ज़्यादा दिमाग लगाया जाए, फिर से समझो। चलो अब लिख के थोड़ा किया जाए, नहीं तो कहोगे औसत, औसत मतलब सब 12,000, पुरुष औसत अर्थात पुरुष का औसत वेतन, औसत वेतन बराबर 15,000, महिला का औसत वेतन बराबर 8,000। ठीक, अब पुरुष में धन 3,000, धन 3,000 मतलब 3,000 की बढ़ोतरी हुई। महिला में 12,000 से 8,000 हो गया, 8 4 12, ऋण 4,000 घटा उसका। अब देखो एक महिला जो है वो 4,000 रुपये समझो निकालती है अपने पास से। अरे औसत 12 है लेकिन लेती 8 है, क्या हुआ, 4,000 निकाला। और पुरुष जो है वो 3,000 ज़्यादा लेता है, 12 औसत के बजाय लेता है 15। ठीक, तो 4,000 3,000 में बात नहीं बैठी, 1,000 बच गया। तो 2 महिला रखो, 4 दूनाई 8,000, तब भी 3,000 से नहीं कटेगा। तो 3 महिला रखो, 4 तिहाई 12,000, और ये 3,000 है, 3 चौक 12,000। तो 3 महिला कर्मचारी के साथ 4 पुरुष कर्मचारी हैं, तो ये 12,000 देंगे
4-4 हजार तीनों, और ये 3-3 हजार 4 लोग लेंगे। तो स्थानांतरित धन बराबर क्या, 4000 गुणे 3 बराबर 12,000, और यहाँ 3,000 गुणे 4, 3,000 ज़्यादा ले रहे हैं ना, 12 से 15, यहाँ क्योंकि 15,000 माइनस 12,000 क्या हुआ, इसलिए पुरुष 4 और महिला 3। ठीक, तो ये अनुपात 4:3, ऑप्शन ए सही।